हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम डेंगू के बारे में जानेंगे। इसका कैरियर मॉस्किटो कौन सा है, किस चीज़ से फैलता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे है। ऑल ओवर हम डेंगू के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। डेंगू फीवर एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। इसके बारे में हम इसके कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, कंट्रोल, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंगू होता क्या है। ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन कोज्ड बाय द डेंगू वायरस, यानी कि डेंगू वायरस से वायरल इन्फेक्शन होता है जो किस चीज़ से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। यानी कि मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। यानी कि डेंगू क्या है, एक वायरल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, हमारी बॉडी पे हमें रैशेस अपीयर होते हैं, खुजली होने लगती है। ये सब इसके कॉमन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा डेंगू कैसे। लेकिन डेंगू क्या है, एक वायरस का नाम है। उसके बाद बिलोंग टू द फ्लेवी वायरस जीनस विद 4 सीरोटाइप, यानी कि जो डेंगू वायरस है ये फ्लेवी वायरस जीनस से बिलोंग करता है और इसके 4 सीरोटाइप्स हैं, यानी कि डेंगू 4 टाइप का है। DENV 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि डेंगू वायरस जो है वो 4 टाइप का है। यदि हमारी बॉडी में एक बार डेंगू हो गया हमें, तो ऐसा नहीं है हमें दोबारा होगा तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार है। इट मे बी कि वो सेकंड सीरोटाइप हो, थर्ड सीरोटाइप हो, फोर्थ सीरोटाइप हो। ठीक है ना। यदि हमारी बॉडी ने मान लिया उसके लिए मेमोरी सेल तैयार कर लिए, यानी कि हमारी बॉडी ने ये याद रख लिया कि ये तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, मेमोरी सेल बनाती है। मेमोरी सेल बनाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि डेंगू क्या है, 4 सीरोटाइप है। उसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो एंडेमिक है इन ओवर 100 कंट्रीज, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यानी कि डेंगू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। एंडेमिक किसे कहते हैं, यदि कोई डिजीज़ किसी एक जगह पे, किसी एक स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाए तो उसे बोलेंगे एंडेमिक। जैसे हमारे देश में क्या हुआ था, अभी लेटेस्ट की बात करें तो कोरोना था, वो क्या था, एंडेमिक था। उसने क्या किया, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल गया, वो क्या था, एंडेमिक। इसके बाद मैं बात करूं ट्रांसमिशन की, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। इसके लिए जो वेक्टर है वो है एडीज अग्यापति मॉस्किटो, यानी कि ये फैलता मच्छरों से है। इसके लिए कैरियर कौन है, मच्छर हैं। ठीक है, यदि मॉस्किटो नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं होगा क्योंकि मॉस्किटो क्या है, इसका वेक्टर है और इनका नाम क्या है, एडीज एगेपति एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है ये, मॉस्किटो बाइट ट्रांसफर द वायरस। एक मच्छर ने मुझे काट लिया और मुझे मान लिया डेंगू है, यही मॉस्किटो जब दूसरे इंसान को काटेगा, यानी कि ऐसे इंसान को काटेगा जिसको डेंगू नहीं है, तो क्या करेगा, जो इसने मेरे बॉडी से ब्लड सक किया है इसको यह दूसरे आदमी के अंदर छोड़ देगा और उसके अंदर क्या करेगा, डेंगू वायरस को सप्लाई कर देगा, उसके अंदर डेंगू को छोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे डेंगू फैलाता है। कैसे फैलता है ये, मॉस्किटो बाइट से। पीक टाइम, सबसे ज़्यादा कौन सा टाइम होता है, जब ये मॉस्किटो काटता है, यानी कि
एडीज मॉस्किटो जो किस टाइम काटता है, अर्ली मॉर्निंग लेट आफ्टरनून, यानी कि सुबह और शाम के समय ये मॉस्किटो क्या करता है, काटता है और ये फैलाता है। इसके बाद यदि मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो इसके ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, वो हैं बेटा स्टेगनेंट वाटर, यानी कि कहीं पे भी यदि पानी रुका हुआ है, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, ये तीनों मेन फैक्टर हैं। यानी कि कहीं पे पानी रुका हुआ है, या फिर क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट क्या हो रहा है, बदल रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण हो रहा है, यानी कि ज़्यादा घर बन रहे हैं, खाली जगह नहीं है, सीवर सिस्टम है जैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटो ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ तो यानी कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है। वायरस एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड टारगेट्स इम्यून सेल्स, यानी कि क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स में वायरस एंटर करता है और टारगेट करता है किनको, इम्यून सेल्स को। उसके बाद क्या करता है, ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन, वेस्कुलर लीकेज एंड प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि करता है हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, एकदम से उसका रिस्पॉन्स बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी पे खुजली होने लगती है, ब्लड ज़्यादा सप्लाई होता है, तो क्या होता है, हमें बाहर क्या लगेगा कि पैचेज हो गए, रेड रेड निशान हो गए, एंड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, और मैंने आपको कहा था ना इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं वायरस डेंगू फीवर के कारण, तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स की क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनको ख़त्म कर देता है। उसके बाद सीवियर केसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है डेंगू का और हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाता है, डेंगू सीवियर केसेस में क्या होगा, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और वी कैन से डेंगू शॉक सिंड्रोम। बेटा डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होगा कि डेंगू हो गया और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हो गया, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे सिम्टम्स तो डेंगू वाले आएंगे ही, उसके साथ साथ हमें इंटरनल ब्लीडिंग और एटलीस्ट यानी कि आखिरी में क्या होगा, हमारे ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ठीक है, इसको बोलेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं कि डेंगू में क्या होता है, माइल्ड डेंगू फीवर, यानी कि हल्का बुखार होगा, उसके बाद ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, सिर दुखेगा, मसल एंड जॉइंट पेन, रैश, नोजिया एंड फटीग। यदि सीवियर डेंगू है, ठीक है, 3 केस है, माइल्ड डेंगू फीवर, हल्का हल्का बुखार होगा, उसके बाद हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा, हमें ज़्यादा बुखार होगा, सिर दर्द होगा, हमारे जॉइंट्स में पेन होगा, हमें नोजिया होगा, चक्कर आएंगे यानी कि, और फटीक यानी कि थकान होगी। तब भी मैंने कोई इलाज नहीं लिया तो क्या होगा, सीवियर डेंगू। उसमें क्या होगा, आपके मसूड़ों से खून आएंगे, ब्लीडिंग गम्स, सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में बहुत दर्द होगा, वॉमिटिंग ब्लड, आपको जो वॉमिट आएगी उसमें ब्लड होगा, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी, और आखिर में क्या होगा, हमारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे, यानी कि ऑर्गन फेलियर, जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सिम्टम्स 4 से 10 दिन के बाद क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, यानी कि यदि मुझे आज मॉस्किटो ने काटा है तो मुझे 4 या 10 दिन के बाद, 4 से लेके 10 दिन के अंदर क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, उसके लक्षण नजर आने लगेंगे। ठीक है,
इसके बाद डायग्नोसिस, कैसे पता लगेगा कि डेंगू ही है। पहली बात, यदि हम सिम्टम से पहचान लेते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे कि डेंगू है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ एंडेमिक एरियाज। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होगा बेटा कि जो आप लक्षण बताओगे डॉक्टर को, पहली बात तो डॉक्टर उनसे समझ जाएगा, और यदि नहीं तो फिर इसके लिए टेस्ट होता है। आपके एरिया को देखा जाएगा, किस एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ पे फ़िलहाल डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। और यदि फिर भी नहीं समझ आया तो क्या होगा, लेबोरेटरी टेस्ट। उसमें क्या होता है, NS1 एंटीजन टेस्ट अर्ली डिटेक्शन, RT-PCR वायरल RNA, IgM एंड IgG एंटीबॉडी। यानी कि इन तीनों टेस्टों से हमें क्या पता चल जाएगा कि डेंगू है या नहीं। कौन से NS1 एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, IgM एंड IgG एंटीबॉडीज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जैसा कि वायरल डिजीज़ के लिए बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो हमें क्या देंगी, पार देंगी इनसे लड़ने के लिए। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम, क्योंकि इनके लिए कोई भी दवा काम नहीं करती, यानी कि इनका एंटीडोट नहीं है। तो कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, सपोर्टिव केयर, यानी कि अपने घर पर ही देखभाल ज़्यादा करेंगे। यानी कि इसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनसे प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड डाइट लेंगे ताकि हमें एनर्जी जल्दी जल्दी मिलती रहे। हाइड्रेशन थेरेपी एंड फीवर मैनेजमेंट। फीवर मैनेजमेंट के लिए आप जनरल जो हम लेते हैं, यानी कि पैरासीटामोल, इसको ले सकते हैं। यानी कि पैरासीटामोल लेंगे सिर्फ ताकि हमें ज़्यादा फीवर ना हो। हाइड्रेशन थेरेपी में क्या होगा, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड इनटेक करना है। मॉनिटरिंग, टाइम टाइम पे देखभाल करनी है खुद की। और प्लेटलेट्स काउंट डाउन क्या करना है, चेक करवाना है, प्लेटलेट्स काउंट करवानी है, कहीं कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा बढ़ रही हैं या नहीं। प्लेटलेट काउंट एंड हीमोक्रिट लेवल, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटलेट काउंट करवानी है एंड हीमोक्रिटिक लेवल चेक करवाने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको घर पे देखभाल करनी है, अच्छे से खाना पीना है, मैक्सिमम आपको लिक्विड इनटेक करना है, और आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम डॉक्टर के चेकअप करवाना है, मेनली प्लेटलेट्स काउंट एंड हेमोक्रिट लेवल्स का। इसके बाद मैं बात करूं प्रिवेंशन, ऐसा क्या करें कि हमें डेंगू हो ही ना। हमें डेंगू ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, मॉस्किटो कंट्रोल, यानी कि मच्छरों से बचाओ। अपने आसपास यदि पानी है तो रुका हुआ पानी है तो उसको सुखाओ, पानी नहीं होना चाहिए आसपास रुका हुआ। दूसरी बात, कहीं पे कोई कूड़ा कचरा है उसको वहाँ से उठाओ ताकि वहाँ पे मच्छर मक्खी ग्रो ना करें। फिर भी यदि हम इस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, मॉस्किटो नेट यूज़ करने होंगे सोने के टाइम। वैसे अर्ली मॉर्निंग एंड यानी कि आफ्टरनून के टाइम ही ये मॉस्किटो काटता है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ क्रीम्स हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, जिनसे मॉस्किटो हमारे पास नहीं आते, जैसे ओडोमास है, ये लगा लो, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे मॉस्किटो ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड या फिर लार्विसाइड डाल दो, ठीक है। मॉस्किटो क्या होगा, इससे कंट्रोल होगा। पर्सनल प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया कि पूरी बाजू के कपड़े पहनो,
मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ करो, रात को सोते समय नेट यूज़ करो, ठीक है। इसके बाद वैक्सीनेशन करवाओ, डेंगवैक्सिया फॉर सर्टेन एज ग्रुप्स इन एंडेमिक रीजन, यानी कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जैसे डेंगवैक्सिया है जो सर्टेन एज ग्रुप्स को लगाई जाती है, कहाँ पे, एंडेमिक एरियाज में जहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आती हैं आपको डेंगू फीवर के अंदर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, मैंने आपको बताया था कि ये डेंगू की एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। जब डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर केस बन जाता है तब हमें क्या होता है, DHF। इसमें क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। प्लाज्मा लीकेज और प्लाज्मा लीकेज होगी। दूसरा होता है बेटा डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस विद सर्कुलेटरी फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है जिसके कारण हमें जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लिकेटेड केस हैं किसके, डेंगू के। कौन से, DHF एंड DSS। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं बेटा कि कितना है डेंगू, किसी भी चीज़ को मापना, ठीक है। ग्लोबल इंसिडेंस, यानी कि यदि हम ग्लोबल की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो उसमें 390 मिलियन इन्फेक्शंस एनुअली, यानी कि एक साल में हमें 390 मिलियन इन्फेक्शंस मिल जाते हैं, यानी कि 390 मिलियन लोग ऐसे मिलते हैं जिनको क्या है, डेंगू इन्फेक्टेड हैं। ये किसने बताया हमें, WHO ने बताया है। यदि मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, यानी कि मृत्यु दर की बात करें, तो वो है <1% विद प्रॉपर मेडिकल केयर। मृत्यु ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इससे, डेंगू से। डेंगू का जो इन्फेक्शन है हर साल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे मृत्यु ज़्यादा नहीं होती है। रीजनल इम्पैक्ट, लेकिन यदि हम विश्व की बात करें बेटा, 1% भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है 1%, समझ रहे हो ना। 1% यानी कि हर 100 में से एक आदमी मर रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम एक छोटी सी बात लेके चले, हमारे गांव में 5,000 लोग हैं, 5,000 का यदि आप 1% निकालोगे तो 50, डेंगू के कारण 50 मौतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद रीजनल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होता है इसका रीजन पे, हाईएस्ट बर्डन इन एशिया पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका। सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर है डेंगू का, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंगू कहाँ फैलता है, वो है एशिया पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका में। करंट चैलेंजेस, अभी हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं डेंगू को लेके, वो हैं बेटा वैक्सीन हेजिटेंसी एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी कि वैक्सीन लगवाते हुए हिचकिचाना कि पता नहीं हमें क्या जहर दे देंगे ये, एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी। और दूसरी बात, जो वैक्सीन है वो भी बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। यदि हम करंट की बात करें तो जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी तो हमारा समाज कैसे हड़बड़ाया हुआ था कि हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, वैक्सीन इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ये सारा किस लिए फैला, ये बात इलिटरेसी के कारण, अनपढ़ता के कारण, ठीक है। तो हम पढ़े लिखे हैं,
हमें जागरूक होना होगा और वैक्सीन के लिए हेजिटेशन को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज, कि जो मॉस्किटोज हैं बेटा उनके अंदर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए क्या है, चैलेंज है। यानी कि यदि हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो मच्छर नहीं मर रहे, इसका मतलब वो क्या है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बन चुके हैं। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज मॉस्किटोज हैबिट, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो मॉस्किटो के आवास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है। एट लास्ट क्या कहें, एट लास्ट कहेंगे कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है बेटा, ये ट्रीटेबल नहीं है। ट्रीटेबल यानी कि इसको हम सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, इससे हम बच सकते हैं। इफ़ेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल एंड अवेयरनेस से, यदि हम इसके बारे में जागरूक हों और अच्छे से जो चीज़ हमें मच्छरों से बचाए उसका उपयोग करें। टाइम पे यदि हमें पता चल जाए कि हमें डेंगू है तो हम इसका बहुत अच्छा इलाज ले करके और हम इससे क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कॉल टू एक्शन, स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को क्या करना होगा, हमें मजबूत करना होगा और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। यानी कि हमें खुद भी जागरूक होना होगा कि डेंगू क्या है, ट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है, अपने आप वायरल इन्फेक्शन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ख़त्म होता है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, इससे हम बचाव कर सकते हैं। एट लास्ट रेफरेंस, रेफरेंस इज मस्ट। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी जान है रेफरेंस, ताकि आपको पता हो कि ये जो कंटेंट मैंने लिया है ये कंटेंट गलत नहीं है, इसको मैंने कहाँ से यूज़ किया है, कहाँ से उठाया है मैंने, वो है बेटा WHO डेंगू फैक्ट शीट से, CDC डेंगू गाइडलाइंस से एंड रिसर्च पेपर्स एंड क्रेडिबल सोर्सेज, यानी कि बहुत मेहनत से कंटेंट बना के आपके सामने मैंने पेश किया है। थैंक यू। बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहें। यदि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करें, यानी कि अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।